Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Geography class 6 and chapter number 5. Alright, and students, this is video third and we have to start from page number 34, ocean. Okay, so as you know, ocean is the major part of hydrosphere. Okay, तो ओशियन किसे कहा जाता है? महासागर को. Alright, तो चलिए पढ़ते हैं. Oceans are the major part of hydrosphere. They are all interconnected. Okay, the ocean waters are always moving. The three chief movements of ocean water are the waves, the tides and the ocean currents. The five major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size. Alright. So students, ocean are the major part of hydrosphere. Okay, महासागर क्या होते हैं? महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं, मेजर पार्ट है. ठीक है, क्या है? जल मंडल के मुख्य भाग हैं. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. इंटरकनेक्टेड मीन्स एक दूसरे से जुड़ना. ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. The ocean waters are always moving. ओके, जो ओशियन का वाटर होता है स्टूडेंट्स मीन्स जो महासागरीय जल है वह हमेशा मूविंग मीन्स गतिशील, वह हमेशा गतिशील होता है. ओके, द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स. थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स मीन्स कि महासागरीय जल की तीन मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं? द वेव्स, वेव्स मीन्स तरंगें, द टाइड्स मीन्स ज्वार भाटा एंड द ओशियन करंट मीन्स महासागरीय धाराएं. ओके, तो ये तीन गतिविधियां महासागर में हमेशा होते रहती हैं, या हम कह सकते हैं तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतिविधियां हैं या तीन मुख्य गतियां हैं. ओके, the five major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size. The five major oceans are, पांच मुख्य जो महासागर हैं, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जो पांच मुख्य महासागर हैं वे हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, सदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर एंड आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज. ठीक है, ये अपने साइज के अनुसार मीन्स अपने बड़े से छोटे आकार के आधार पर अगर हम इन महासागरों को सिस्टमेटिक सीरीज में रखें उनके साइज के आकार पर, तो सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है. ठीक है, सबसे पहले प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है और फिर क्या है? आर्कटिक महासागर. ऑलराइट. The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surround it. Look at the map and find out the location of the continents around the Pacific Ocean. Okay, the Pacific Ocean is the largest ocean. तो जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है स्टूडेंट्स, जीके में आता है, ज्योग्राफी में आता है. ओके, क्विज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, तो कौन सा है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन? दैट इज़ पैसिफिक ओशियन. ठीक है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है. इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है. मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन. ओके, मरीना ट्रेंच हमने अभी पढ़ा था. ठीक है, तो जो मरीना ट्रंच है, मैरियाना गर्त जिसे हम कहते हैं, वह प्रशांत महासागर में ही स्थित है. ओके,
और मरीना ट्रेंच क्या है, पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, सबसे गहरा बिंदु जिसे हम कह सकते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ठीक है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार स्थिति में है, ठीक है। मीन्स ये क्या है, लगभग वृत्ताकार है। ऑलराइट। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड इट, ओके। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है, ये इसके चारों ओर स्थित है। किसके चारों ओर स्थित है, प्रशांत महासागर के, ओके। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। लुक एट द मैप, मानचित्र को देखिए, एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए, द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप की स्थिति का, अराउंड द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के चारों ओर इसकी स्थिति का पता लगाइए, ओके। The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world, okay. It is S-shaped. It is flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean, okay. So Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. अब हमने सबसे पहले पढ़ा the largest ocean in the world, okay. क्या है वो, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, एटलांटिक ओशियन जो है वह, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ओशियन है, महासागर है। इट इज एस शेप्ड, यह अंग्रेजी भाषा के एस के अक्षर के आकार का होता है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड, ओके। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। इसके पश्चिमी किनारे पर वेस्टर्न साइड पर क्या है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, ओके। द कोस्ट लाइन ऑफ एटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जो इसके तट रेखा है वह बहुत ही इंडेंटेड है, यानी दंतुरित होती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वह बहुत ही इंडेंटेड है, दंतुरित है, ओके, दंतुरित है। दिस irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports, okay. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. This irregular and indented coastline provides, तो इसकी जो अनियमित, irregular, अनियमित and indented, ठीक है, और क्या है, इंडेंटेड कोस्टलाइन और दंतुरित तट रेखा है, वह प्राकृतिक हार्बर्स को, प्राकृतिक पोताश्रय को, ठीक है, प्राकृतिक पोताश्रय को और पोर्ट्स को और पत्तनों के लिए एक आदर्श स्थिति है, ठीक है। हार्बर एंड पोर्ट्स मीन्स पत्तन होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, बंदरगाह भी हम कह सकते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, और वाणिज्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन, यह क्या है, सबसे व्यस्त महासागर है, ओके। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, अटलांटिक ओशियन के बारे में एक बार फिर से सुनिए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का होता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है एवं पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक इंडेंटेड होती है, दंतुरित होती है। यह अनियमित एवं दंतु
समुद्रोत्तरऋत तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। ओके, और व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। ओके, नाउ थर्ड, द इंडियन ओशियन। अब हम पढ़ेंगे हिंद महासागर के बारे में। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। The shape of ocean is almost triangular. In the north, it is bound by Asia. In the west by Africa. Okay, in the west by Africa and in the east by Australia. The Indian Ocean is the only ocean named after country. Okay, हिंद महासागर ही एक ऐसा नाम है, एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी इंडिया के नाम पर, भारत के नाम पर रखा गया। ओके, द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इस हिंद महासागर की जो आकार है, जो आकृति है, वो एक त्रिभुज के आकार का है, यानी ट्रायंगल है, यानी त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। इन द नॉर्थ, उत्तर में, इट इज़ बाउंड बाई एशिया, उत्तर में यह एशिया के द्वारा, एंड इन द वेस्ट बाई अफ्रीका, पश्चिम में अफ्रीका के द्वारा, एंड इन द ईस्ट बाई ऑस्ट्रेलिया, और पूर्व में यह इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ओके, The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. Okay, the Southern Ocean encircles. Okay, the Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. तो जो स्टूडेंट्स दक्षिणी महासागर है, सदर्न ओशियन यानी जो दक्षिणी महासागर है, यह अंटार्कटिका महाद्वीपों को, कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से इनसर्किल करता है, चारों ओर से घेरता है, एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ओके, और साथ में यह क्या करता है, उत्तर की ओर 60 डिग्री 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ओके, तो अब हम फिर से एक बार पढ़ेंगे दक्षिणी महासागर के बारे में। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ओके, The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. Okay, known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. Okay, the Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहाँ है? उत्तर ध्रुव वृत्त में। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और यह उत्तर ध्रुव के, नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन। ओके, और यह पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, यानी प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बैरिंग स्ट्रेट। ठीक है, यह बैरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। बैरिंग जल संधि क्या है? छिछले जल वाला एक संकरा भाग है जिसे बैरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो आर्कटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बैरिंग स्ट्रेट या बैरिंग जल संधि कहा जाता है। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ओके, इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ओके, now next students, atmosphere. Atmosphere means vayumandal. Atmosphere means vayumandal. The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effects of sun rays. Okay, the atmosphere extends up to height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layer
based on composition, temperature and other properties. These layers starting from Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. Okay, the atmosphere extends up to height of about 1600 किलोमीटर. अब जो वायुमंडल है वह 1600 किलोमीटर, ठीक है, वायुमंडल. Okay students, first we have to explain first one paragraph. Okay, the earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. जो हमारी पृथ्वी है वह चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर. ओके, तो वायु की यह थिन ब्लैंकेट यानी पतली परत, ओके, वायु की यह पतली परत इज़ एन इंटीग्रल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, और हमारे इस ग्रह का एक अटूट भाग है. ओके, तो हम कह सकते हैं कि वायु की यह पतली परत हमारे ग्रह का, इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है. ओके, इट प्रोवाइड्स अस विथ द एयर we breathe and protects us from the harmful effect of sun rays. It provides us, यह हमें प्रदान करता है, with the air, हवा प्रदान करता है जिसे हम ब्रीथ करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, and protects us, और हमारी सुरक्षा करता है, from the harmful effect of sun rays. Okay, सूर्य की किरणों से पड़ने वाले harmful effect से हमारी सुरक्षा करता है. Okay, the atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. These layers starting from Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. Okay, the atmosphere extends up to a height of about 1600 किलोमीटर. तो वायुमंडल, हमारा जो वायुमंडल है वह 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है. ओके, द एटमॉस्फेयर is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. और जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और जो वायुमंडल है, वायुमंडल को उसके कंपोजिशन यानी घटकों से, टेम्परेचर तापमान से, एंड अदर प्रॉपर्टीज़ और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है. दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. और जो ये परतें हैं, ठीक है, ये जो परत हैं, इन परतों को पृथ्वी से शुरू करते हुए, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए अनेकों परतों में बांटा जाता है. जैसे कि हम अभी फर्दर क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे कि पृथ्वी की सतह से जो वायुमंडल की परत हैं उनको निम्न रूप में बांटा जा सकता है. सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, ओके, शोभमंडल, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है, फिर होता है मीजोस्फेयर, फिर होता है द थर्मोस्फेयर, फिर होता है एक्सोस्फेयर. ओके, तो ट्रोपोस्फेयर मीन्स होता है, क्या होता है ट्रोपोस्फेयर मीन्स शोभमंडल, अभी बताया था. स्ट्रेटोस्फेयर होता है स्टूडेंट समताप मीजोस्फेयर होता है मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर होता है आयन मंडल, ठीक है, थर्मोस्फेयर आयन मंडल, एंड लास्ट में होता है एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल. तो जो हमारा वायुमंडल है उसको पृथ्वी की सतह से 5 परतों में बांटा गया है, जो क्या है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर. ओके, the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air, nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases like carbon dioxide, argon and other comprise 1% by volume. Okay, the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen. Okay, तो जो हमारा वायुमंडल
वायुमंडल है यह मुख्यतया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से का बना हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, जो हमारा वायुमंडल है वो किससे मिलकर बना है, मेनली मुख्य रूप से, वैसे तो काफ़ी अदर गैसें भी हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन मुख्यतया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। ओके, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। ओके, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, like carbon dioxide, argon and others comprise 1% by volume। ठीक है, तो आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एवं दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% होती है। ओके, Oxygen is the breath of life while nitrogen helps in the growth of living organism। और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हम सभी को मालूम है बहुत आवश्यक है, while nitrogen helps in the growth of living organism, जहाँ नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दो present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth, okay, thereby keeping the planet warm। और स्टूडेंट्स इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, वार्म रहती है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और यह हमें मालूम है नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अति आवश्यक है। ओके, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। ओके, तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है, वायुमंडल का जो घनत्व है, उसमें ऊंचाई के साथ भिन्नता आती रहती है। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी क्या होती है, भिन्नता आती है। It is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up. You know, the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. Okay, they have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. Okay, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की जो ऊंचाई के साथ साथ, अभी हमने पढ़ा था ना कि ऊंचाई के साथ साथ द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। ओके, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। ओके, यह घनत्व समुद्री तल पर मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है, एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। यू नो, तुम जानते हो, द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। आप जानते हो कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण उनको सांस लेने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। इसीलिए वे ऊंचाई पर सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ओके, The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. The temperature also decreases। और तापमान भी क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, कम होता जाता है, घटता जाता है, जैसे जैसे वी गो अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। और जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वह पृथ्वी पर क्या डालता है, एक्सर्ट, प्रेशर डालता है, दबाव
डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। ओके, तो कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में हम कम दाब महसूस करते हैं। ओके, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो एयर मूव्स होता है, जो वायु दाब होता है या वायु उच्च दाब जो होता है, वायु दाब जो होता है वो उच्च से निम्न दाब की ओर बहती है। मीन्स कि हवा हमेशा उच्च से नीचे की ओर को बहती है, निम्न दाब की ओर बहती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, और विंड किसे कहा जाता है? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ओके, नाउ बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, डोमेन ऑफ लाइफ। ओके, तो स्टूडेंट्स द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and the biosphere for survival. Okay, so the biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. Okay, जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक नैरो जोन है, एक सीमित भाग है। It is in this zone that life that is unique to this planet exists. Okay, और यह वह भाग है जहाँ जीवन क्या है? मौजूद है। ठीक है, इसीलिए यह प्लैनेट हमारा यूनिक प्लैनेट, विशेष ग्रह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर मिलती हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस ग्रह में जीवों की बहुत सी स्पीसीज, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े मैमल यानी स्तनधारियों के आकार में, विशाल स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है हमारे ग्रह में। इतनी यहाँ पर जीवों की प्रजातियाँ हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से, एक दूसरे से तो जुड़े ही हैं, इंटरकनेक्टेड तो हैं, साथ में जीव मंडल से भी जुड़े हुए हैं। ओके, The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other. Okay, for example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood, or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged under water. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. Okay, the organism in the biosphere. Okay, जीव मंडल में जो ऑर्गेनिज्म है, जीव मंडल के जो प्राणी हैं, उनको में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम, उनको दो भागों में बांटा जाता है, एंड द एनिमल किंगडम। वो दो भाग क्या हैं? एक तो वह भाग है जहाँ जीवन संभव है। ओके, एक तो वह भाग है जहाँ पर जीवन संभव है, मीन्स कि जंतु जगत, और दूसरा पादप जगत। ओके, तो जो दो ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मीन्स जीव मंडल के प्राणियों को
मुख्यतया दो भागों में जंतु जगत और पादप जगत, ओके, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम मीन्स पादप जगत, एनिमल किंगडम जंतु जगत में डिवाइड किया जाता है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर, ओके। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ये तीनों डोमेन, ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, ओके, एंड अदर इन सम वे और द अदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए क्या पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, ये प्रभावित भी करते हैं, अफेक्ट भी करते हैं, अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर्स, ओके। उदाहरण के लिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट for fulfilling our needs of wood or clearing land or for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes, ठीक है। अब उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। मीन्स जो ढलान वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर मिट्टी का कटाव क्या होता है, बहुत तेजी से होने लगता है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, और इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, ठीक है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जैसे कि सुनामी में, अभी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था सुनामी का, ठीक है। तो हाल में ही सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में क्या हो गया था, डूब गया था, सबमर्ज हो गया था अंडर वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज। और जब वह पूरा अंडमान और निकोबार का बहुत बड़ा भाग जब पानी में डूब गया था तो झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जो जल था वह मनुष्य के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, ओके। और इसके साथ साथ इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मनुष्यों के यूज का तो नहीं रहा लेकिन वो अन्य जीवों को भी वह जल क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ओके। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. Okay, carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperatures. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. Emission from industries. Okay, तो स्टूडेंट्स जो भी उत्सर्जी पदार्थ इंडस्ट्री से निकलते हैं, ठीक है, मीन्स कि जितने भी उत्सर्जी पदार्थ बड़ी बड़े कारखानों से निकलते हैं, दूषित पदार्थ जो कारखानों से निकलते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स से निकलते हैं एंड व्हीकल्स और गाड़ियों से निकलते हैं, वे एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। मीन्स उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ हवा को, वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह हवा का एक, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इससे ग्लोबल टेम्परेचर मतलब भूमंडलीय जो ताप होता है, पृथ्वी के तापमान में, पूरे भूमंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है, ओके। There is thus need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. Okay, तो स्टूडेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम है कि वह वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूमंडलीय तापन इसे कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है, ओके। तो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर, टुमारो आई विल बी बैक विथ न्यू चैप्टर. So till then students, take care, revise your work.
Stay safe, stay healthy. Bye bye. Have a nice day.